नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है और ऐसे में बाकी बचे 2 चरणों के चुनाव यूपी के सभी राजनीतिक दलों के लिए इतने अहम हो गए हैं कि पार्टी के स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के यूपी में मिशन 80 के लिए पूर्वांचल के 27 सीटें बेहद अहम हैं, खास तौर पर अखिलेश के उस दावे के बाद जिसमें उन्होंने 80 में से 79 सीटें जीतने का दावा किया। मिशन 80 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती और बस्ती में रैली को संबोधित किया और इन 2 रैलियों से पीएम मोदी पूर्वांचल की 4 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं को साधने की कोशिश कर चुके हैं। इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद इन सीटों पर लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन दावों का शोर चरम पर है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण में शामिल यूपी के पूर्वांचल के लोकसभा क्षेत्रों में बुधवार को धुआंधार चुनावी रैली की। पूर्वांचल को मथने के लिए पीएम मोदी ने बस्ती, संत कबीर नगर और डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्रों के लिए संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। बस्ती में विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। हमारा देश 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन इंडी वालों को राम मंदिर और राम से परेशानी है। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। पीएम मोदी ने सपा के गुंडाराज का जिक्र किया तो वहीं अखिलेश यादव के बयान पर मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि यूपी में 2 शहजादे 79 सीटें जीतने का सपना दिन में ही देख रहे हैं। उनको मालूम नहीं होता 56 इंच क्या होता है। ये कहते हैं पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है, एटम बम। मुझे बताइए भाई, भारत को डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? और इसलिए भारत आज घर में घुसकर मारता है। आपको याद है ना कैसे गुंडे माफिया सपा के मेहमान होते थे, दंगाइयों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था, आतंकवादियों को जेल से छोड़ने का फरमान जारी होता था। अब ये लोग संविधान की भावना के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की पैरवी कर रहे हैं। ये लोग दलितों, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। वहीं बस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चारों ओर एक ही उद्घोष हो रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। वहीं सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 400 पार की बात पर सपा कांग्रेस को चक्कर आने लगता है। जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। चक्कर इसलिए आने लगता है कि दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो जनता की ओर से आवाज आती है कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी जी ही और जीतेंगे तो एक ही स्वर गूंजता है। वो पूछते हैं कैसे, तो जनता जनार्दन कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। बस्ती के बाद पीएम मोदी ने बौद्ध स्थली श्रावस्ती से विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरी। श्रावस्ती में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन में 3 भयंकर बीमारियां हैं, जिससे देश को सावधान रहना जरूरी है। ये घोर जातिवादी है।
ये घोर परिवारवादी है। ये तीनों बीमारियां देश के लिए कैंसर से भी ज्यादा विनाशक बन सकती है। सपा वाले, कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले कान खोल के सुन ले, मोदी को भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। वहीं भदोही लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन से टीएमसी के उम्मीदवार ललितेश्वर पति त्रिपाठी के पक्ष में अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा की। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 10 साल में लूट और झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम किया है। इनका हर वादा झूठा निकला है। जनता इस बार नरेंद्र मोदी का सफाया करने का मन बना चुकी है। ऐसा लगता है कि अब यूपी की 80 की 80 सीट इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लूट और झूठ पर भरोसा करते हैं, बीजेपी के लोगों के 10 साल अगर दिल्ली के सरकार के देखें तो इन्होंने लूट और झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम किया है। इनकी हर बात झूठी निकली है और हर वादा इनका झूठा निकला है। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि जब चुनाव में इस शरण में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होगा। अखिलेश ने पहले यूपी में 79 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन बुधवार को अखिलेश ने यूपी में 80 की 80 सीटों पर जीत का दावा कर दिया। वहीं बीजेपी पहले ही यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। बीजेपी को लगता है कि यूपी के 80 सीटों पर जीत के लिए पूर्वांचल की 27 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में पीएम मोदी समेत बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने पूर्वांचल में पूरा दम लगा दिया है। अब देखना है कि आंकड़ों की दावेदारी में किसके दावे कितने दमदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। जी हाँ, तो पूरा दमखम तमाम राजनीतिक पार्टियों ने लगा लिया है और ऐसे में एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। पूर्वांचल की 27 सीटें बेहद अहम है और खास तौर पर अखिलेश के उस दावे के बाद जिसमें 80 में से 79 सीटें जीतने का दावा किया गया। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं इसमें कितना दम है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ है कैप्टन आई सिंह जी हैं, नेता है बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और राकेश सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अतुल यादव जी आपके साथ ही करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 में से, पहले तो वो 79 सीटें कह रहे थे, अब तो 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। इन दावों में कितना दम और किस आधार पर ये दावा किया जा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो शुरू से ही जो है 80 की 80 सीटों पे जीतने का दावा करती चले जा रही है। एक सीट जो थी वो आप भी समझते हो कहा कि हम बात कर रहे हैं, वो सीट भी अब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। वो सीट भी जो है गठबंधन के तहत है, वो सीट को हम गठबंधन के तहत जीत के ही रहेंगे, क्योंकि जनता 7वें चरण तक जो है जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा है और जनता जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंक देने के लिए तत्पर है। ठीक है, राकेश सिंह यादव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हार के बाद फिर ठीकरा जो है वो ईवीएम पे फोड़ दिया जाएगा विपक्षी पार्टियों की तरफ से। मतलब वो तय मान रहे हैं कि आप लोगों की हार पक्की है। देखिए, उनका अति आत्मविश्वास है। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो शायद अगर जब वो सत्ता से इस्तीफा देके जाएंगे 4 तारीख को, तो उसके बाद क्या ईवीएम पे भी वही ठीकरा फोड़ेंगे? बीजेपी भी वही करेगी? ये ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, जो अभी आप बोल रहे थे कि 80 की 80 सीटें जीतने का दावा है, बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, तो उसको किसने बोला था कि 400 पार का नारा लगाओ और अब वापस वो भूल गए 400 पार का नारा? तो इसका मतलब है कि यूपी में बड़ा नुकसान होने जा रहा है, जब भी उन्होंने वो नारे को छोड़ दिया है।
नहीं तो अभी तो प्रधानमंत्री यार अपनी सभा में दोहराते हैं कि अब की बार 400 बार। हाँ। लेकिन अब तो ये बोला जा रहा है कि तो अब बोल की ही रहे हैं बार कि राम 300 को तक लाए नहीं थे, हम पहुंच उनको लाएंगे, राम का नारा भी लगा रहे हैं, ये तो 400 पार का नारा भी लगा रहे हैं, ये तो कह ही रहे हैं कि अब की बार 400 पार। नहीं, प्रधानमंत्री जी कहाँ बोल रहे हैं? अभी कोई 2-3 सभा की रिकॉर्डिंग हो तो आप सुना दीजिए। अगर प्रधानमंत्री ने बोला हो कि 400 पार, या अमित शाह जी ने बोला हो 400 पार, भूल चुके हैं वो। अब तो छोटे कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। उनके जो दावे थे पहली बार चुनाव शुरू होने के समय, उन दावों से तो वो पीछे चले गए हैं, क्योंकि उनको भी ये समझ में आ रहा है कि जो सीटों की उम्मीद थी उन्हें जितने चरणों में, शुरू के 3 चरण के बाद ही उनको लगने लग गया था कि अब संभव नहीं है। अब कहाँ तक पहुंचेंगे ये तो 4 तारीख को नतीजे पता चलेंगे। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरी समझ है कि बीजेपी को 215-210 तक पहुंचने में भी बहुत परेशानी है। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, ये तो कह रहे हैं कि 200 क्रॉस कर ले तो बड़ी बात है आप लोगों के लिए, 400 पार तो भूल जाइए। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये सब चीजें जानते हैं, इसीलिए अब की बार 400 पार का जो नारा है वो रैलियों में सुनने के लिए नहीं मिल रहा। देखिए नेहा जी, वो गालिब का एक शेर है कि मन समझाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो ये पार्टियां अपना मन समझा रही है 4 तारीख तक, और 4 के बाद ना तो ये पार्टियां बस दिखाई देंगी, ना इनके गठबंधन दिखाई देंगे। गठबंधन तो अभी भी नहीं है। कहीं एक दूसरे को गालियां देते हैं, कहीं एक दूसरे के साथ हमें गलबैयां कर रहे हैं, तो गठबंधन तो है ही नहीं। बंगाल में ममता जी कांग्रेस को गाली देती हैं और ये कहते हैं कि हमारा तो गठबंधन है। इसी तरह से केजरीवाल के साथ इनका पंजाब में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, और पंजाब से ज्यादा नहीं 10 किलोमीटर निकलो हरियाणा में घुसो तो बोले हमारा गठबंधन है। तो ये कौन सा गठबंधन है कि एक जगह एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और वहां से निकलो दूसरी जगह तो बोले हमारा गठबंधन है, हम तो एक साथ है। तो ये इस गठबंधन को कहेंगे कि ठगबंधन कहेंगे, और ये हमारी बात कह रहे हैं। उनका मैटर है ना, वो समझे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो 400 पार का नारा अब क्यों नहीं दे रही? क्या नहीं लगता है कि 400 पार होने वाले हैं, या फिर अब बड़े नेता ये भाग गए हैं कि अभी जो हालात और जो स्थितियां हैं वो 400 पार कराने वाली नहीं दिखती? नेहा जी, हम 400 बिल्कुल पार कर रहे हैं, और 400 नहीं, हम तो 400 से 450, 480-85 तक जा रहे हैं। हमारा तो ये टारगेट अब बन गया है। पहले तो हम 400 पार ही कह रहे थे, अब तो हम ये कह रहे हैं कि हम लगभग 480 के लगभग जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे सर्वे आ रहे हैं, हमारे पन्ना प्रमुख जो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 300 तो हम क्रॉस कर चुके, 300 से ऊपर तो हम पहले निकल गए 5 चरणों में। अब 2 चरणों के जो बचे हैं 115 सीटें, तो 115 में जो 15 सीटें तो हम कह नहीं सकते हैं, बाकी 100 सीटें हम इनमें भी लेने जा रहे हैं। तो फिक्र तो ये लोग करें। अब ये कहते हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ। अरे जनाब, आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जिससे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? एक गिनती तो करा दो आप, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, एक गिनती करा दो या एक चुनाव बता दो जो तुमने अभी तक जीता हो। सारे चुनाव तो हारते आ रहे हैं 2014 के बाद, और बातें कहेंगे कि वो करना है। तो ये नेहा जी इनका एक नैरेटिव रहता है जो हर चुनाव पे चलाते हैं कि बीजेपी हारेगी, मोदी जाएंगे, योगी मठ में जाएंगे। ये हर चुनाव 2014 में भी चलाया था, फिर 2019 में भी इन्होंने यही नैरेटिव चलाया था, फिर 2022 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे उस टाइम भी यही चलाया था, आज भी वही चला रहे हैं। और चुनाव के जैसे ही चुनाव कर रिजल्ट आएंगे तो ये सीधा ठीकरा फोड़ने लगेंगे कि ईवीएम हैंग कर दी। अभी ये कह रहे हार रहे हैं। ठीक है, देखिए तो ईवीएम के ऊपर बात आ रही है, कह रहे हैं कि सीधे सीधे अब ईवीएम के ऊपर ठीकरा आप लोग फोड़ने वाले हैं, क्योंकि चुनावों में आपकी हार निश्चित है, और खास तौर पे पूर्वांचल में तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं भी कुछ मिलने वाला नहीं है नेहा जी, कहीं नहीं मिलने वाला है। वो पूर्वांचल में बचा हुआ है। और अभी तो पिछली बार आप लोगों के लिए कौन सा अच्छा प्रदर्शन था? 27 सीटों में से 5 सीटें ही आप लोगों के पास गई थी, बाकी तो देखिए हम गठबंधन में थे, उस समय हम बसपा के साथ गठबंधन में थे, तो हमारा प्रदर्शन फिर भी बहुत अच्छा था, और इस बार जो है उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे, तो उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। और रही बात बनारस की, इस संदर्भ में कहा गया है, मैं आप स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वहाँ जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं और गठबंधन के, तो वो भी जवाब देंगे। और देखिए उत्तर प्रदेश में हम बनारस को भी जीतने जा रहे हैं। जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है, और 7वें
चरण में जो है जनता बनारस में इस बार परिवर्तन कर देगी। और आप कह रहे जनता परिवर्तन करेगी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 400 पार की बात पर सपा और कांग्रेस को चक्कर आने लगते हैं। जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। देखिए, जो राम को लाए थे, राम हमारे आस्था का विषय है। भगवान राम हमारे भी हैं, भगवान कृष्ण हमारे हैं, माँ गंगा हमारी है, सभी देवी देवता हमारे भी हैं। ऐसा नहीं कि भाजपा ही के हैं। दर्शन करने गए क्या अखिलेश यादव? अयोध्या गए दर्शन करने? दर्शन जो है जब हमारे ईश्वर बुलाएंगे, जब भगवान राम दर्शन वहाँ देना चाहेंगे, हम चले जाएंगे। हम जाने के लिए ना मना है, ना कभी मना रहेगा, क्योंकि भगवान में आस्था हमारी भी है। आपको तो निमंत्रण मिला था ना जाने के लिए, राम ने तो बुलाया था। भगवान राम ने जाएंगे और आपके चैनल को बता के जाएंगे। नहीं तो गए क्यों नहीं, अभी तक ये पूछ रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को आपने बैठे बिठाए मौका दे दिया। ये तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, आप राम विरोधी है, आप देश विरोधी है। देखिए, भगवान में आस्था हर किसी की होती है। भगवान के जब दर्शन होने होते हैं तब आदमी, अगर किसी को भी चाहे गंगा स्नान करना हो, कई बार वहाँ आदमी पहुंचा होता नहीं कर पाता है, और कई बार अचानक पहुंच जाता, गंगा स्नान कर लेता है। तो ये कोई तर्क नहीं हुआ ना। जब आप लोगों को निमंत्रण मिला था तब तो ये कह नहीं सकते कि देखिए भगवान राम ने हमें बुलाया नहीं, तो आपको निमंत्रण मिला था। जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। हमें निमंत्रण मिला, बाई कोरियर निमंत्रण मिला। हमने सम्मान, हमने निमंत्रण का जवाब दिया कि हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और हम भविष्य में आएंगे और हमें समय मिलेगा, हम जरूर वहाँ पहुंचेंगे। एक चीज रही बात चुनाव की, अब लोकसभा चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव बचा हुआ है, और हम प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन अभी प्रदर्शन की क्या स्थिति रहती है, इस पे वाकई एक बड़ा सवाल है। लेकिन राकेश जी देखिए, न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस को भी देश विरोधी, राम विरोधी, सनातन विरोधी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और अब तो योगी आदित्यनाथ सीधे कह रहे हैं कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। ये जनता जनार्दन का कहना है कि जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे एक बार फिर से सत्ता में। देखिए, पहली बात तो योगी आदित्यनाथ चारों शंकराचार्य को भी देशद्रोही बोल सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। वो चारों शंकराचार्य धर्म के ज्ञाता हैं। अगर उन्होंने कोई चीज बोली है, कोई बात बोली है, तो पूरा देश भी समझता है, कांग्रेस भी समझती है, आप भी समझते हैं। मोदी जी ने जो पूजन करा है वो भाजपा ही पूजन है। शंकराचार्यों ने तो आज फिर बोला है कि हम वापिस स्थापना करेंगे। तो इस तरीके से दूषित मंदिर बना के और अधूरे मंदिर में भगवान को बिठा के चुनाव का खेल नरेंद्र मोदी जी खेल सकते हैं। कांग्रेस ये धंधा नहीं करती है। 70 साल, अभी वो पूछ रहे थे 9 साल में क्या करा, 70 साल में जो बोया था उसको बेचा है नरेंद्र मोदी जी ने। ये करा इसलिए इतनी दुर्गति होने वाली है इस वाले चुनाव में। 2 बार जनता ने भरोसा करा, आप पे विश्वास करा, आपके नारों पे विश्वास करा। अब राम को आप लेके आए या किसी को भी लेके आएगा, कोई भी नारा लगा लेंगे, जनता बेहद समझती है। भगवान राम की पूजा कोई नरेंद्र मोदी जी के कहने से नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात, निमंत्रण देने वाले नरेंद्र मोदी जी कौन हो गए, भाजपा कौन हो गई? ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। आप कहाँ से निमंत्रण देने लग गए? वो जो ट्रस्ट बनी थी उसमें नियुक्तियां कैसे हुई सबको पता है, बार बार डिस्कस की जरूरत नहीं है। उसमें क्या क्या हुआ ये भी सबको पता है, कितने घोटाले हैं वो भी सबको पता है। इसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि हम हिंदू विरोधी हैं, हम तो देशभक्त हैं, संविधान के साथ हैं, लेकिन धर्म का उपयोग करके संविधान का हनन नहीं करते। कैप्टन आई सिंह जी, अब क्या जो पूरा सर्टिफिकेट है हिंदुत्व, सनातन और देश विरोधी कौन है कौन नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या किसी पार्टी विशेष को या व्यक्ति विशेष को? नहीं, देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी ना तो सर्टिफिकेट देना चाहती और ना ही ऐसे लोगों को देना चाहेगी जो राम के अंदर आस्था नहीं रखते। जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी सीएम थे तो आपने देखा होगा कि राम भक्तों को इतनी गोलियां चलवाई थी कि माता सरयू का जो है ना पूरा जल ही बिल्कुल लाल कर दिया था, इतना खून बहाया था। और एक बात आपको और बताएंगे, बार बार शंकराचार्य की बात करते हैं। शंकराचार्य मुक्तासुरनंद जी, अखिलेश की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी। उनको लाठियों से इतना मारा गया था कि गिरा गिरा के मारा गया था अखिलेश सरकार में उत्तर प्रदेश में। और न सोनिया जी बोली थी और समाजवादी तो मार पिटवा ही रही थी, तब ये एक भी नहीं बोले थे। आज कहते हैं कि देखिए जी इनकी शंकराचार्य की सुनिए। नेहा जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बड़े ही नौटंकीबाज हैं।
आज कह रहा है शंकराचार्य की सुनिए, और जब शंकराचार्य को लाठियों से पीटा जा रहा था तब दो में से एक भी नहीं बोल रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ कि इन पार्टियों के लोगों को पिक्चर में चले जाना चाहिए। मैं कसम के कह रहा हूँ कि सारे हीरो हीरोइन की छुट्टी कर देंगे, इतने बड़े नौटंकीबाज हैं ये लोग। कहते हैं कि राम हमारी, आज कहते हैं हमारी आस्था है, अतुल जी आज जवाब कहते हैं कि दीजिए। राम हमारी आस्था है, जी, हमारी जी, आस्था में देखिए, है। और कल तक कहते हैं कि राम कहाँ पैदा हुए हैं। कल भी मैंने आपके चैनल पे और कल भी मैंने आपकी डिबेट में कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य होता है, और वो हमने किया। एक चीज, दूसरी चीज है कि धर्म जो मंदिर बना है, गोलियां चलवाकर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाता है, उसके तो कई और तरीके होते हैं। किसने कहा कि माननीय श्रद्धेय नेताजी ने गोलियां तो चलवाई? सत्ता कभी नहीं किसकी ऐसा थी? कुछ रहा। सत्ता किसकी थी ये बताइए ना। सत्ता हमारी थी, हम क्यों स्वीकार, हम तो इसको सत्ता मना थोड़ी की कर रहे हैं। इजाजत के बिना ही चल जाता है क्या? गोलियां भाई चल जाती है वहाँ ऐसे के उस समय परिस्थितियां क्या थी, वहाँ के डीएम तो बताइए। ने जो किया उस समय की परिस्थितियां क्या रही होगी? नहीं, ये कह के क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से तिश्री कर सकते हैं? मैं जिम्मेदारियों तो मतलब ये कि मुलायम सिंह यादव उस वक्त अगर मुख्यमंत्री थे तो उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं था, तो ये कहा जाएगा। देखिए कि वो अब जी, आप भी पढ़े लिखे हैं, लॉ एंड ऑर्डर किसकी व्यवस्था होती है? सब पढ़े लिखे हैं सर देश में, सब पढ़े लिखे हैं देश में। आप भी पढ़े लिखे, कैप्टन आई सिंह जी भी है और राकेश सिंह जी भी है। लेकिन मुद्दे की बात करिए आप। होती तो क्या करती? लॉ एंड शासन प्रशासन की व्यवस्था को संभालने की कोशिश करती ना, जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है? उन्माद को इजाजत ऊपर से नहीं ली जाती, ऊपर से नहीं ली जाती इजाजत, या ऊपर से ऑर्डर नहीं आता है क्या कि गोली चलाना आसान है क्या, या गोली चलाना ऐसे ही डिसीजन ले लिया जाता है क्या बिना किसी किसने कहा? देखिए, जो मीडिया का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है, सर में गोली मारी गई थी, आप सोचिए, सीधे सर में। कहा जो है लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो उस समय बनी थी, जो बनाई गई, कहा कि हम समाजवादी पार्टी कभी भी और मुलायम सिंह ने कहा कि इतने ही और मारना पड़े तो मारेंगे, मगर यहाँ सभी धर्मों को ऑर्डर कराया जाता है। समाजवादी पार्टी समाज की बात करती है, समाजवादी पार्टी ये है कि नहीं अब तो एंटी इनकम्बेंसी है इसलिए हम वोट लेंगे, क्योंकि मोदी विरोधी है इसलिए हम वोट लेंगे। मैं पूछूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। भूपेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है, आपका रुख करूं उससे पहले अतुल जी जल्दी से जवाब दीजिए। जो दिखवाया कि ये कहते हैं कि हम भगवान को लाए हैं, कोई इंसान का भगवान को ला सकता है? भला बता दीजिए आप। भगवान जो है ना, भगवान को लाने वाले ये लोग नहीं है। और रही बात जो भगवान को लाएंगे ना, भगवान को लाने वाले जिस दिन बन जाएंगे ना, उस दिन परमात्मा हो जाएंगे। तो जनता जो है ना, जनता सब जानती है इस बात को। जनता हॉस्पिटल जाती है, जनता सड़कें जाती है, जनता शिक्षा जाती है। अब राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं क्या? मैंने राम मंदिर का विरोध नहीं किया। मैंने कहा कि भगवान को लाने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। भगवान सनातन है, पहले से है, ये लेके नहीं आएंगे। भगवान राम की पूजा आदि अनादि काल से हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आदि अनादि काल से हो रही है। भगवान राम कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब हमारे ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, राम के मंदिर पर सियासत क्यों? देखिए नेहा जी, जब इन्हें राम का विरोध करना होता है तब ये इस तरह की बातें करते हैं। 5 साल जो है ना उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार रही, क्या एक बार भी अखिलेश जी वहाँ गए? और आज अयोध्या में जितने, अरे सुने, मैं बीच में नहीं बोलता। अयोध्या में आज जिस तरह के भव्य आयोजन होते हैं, रामलीला एक बहुत अच्छा मंचन किया जाता है रामचरित्र का, क्या अखिलेश सरकार में ऐसे होते थे कभी? आज वहाँ लाखों करोड़ों के दीप जलाए जाते हैं, क्या अखिलेश सरकार में कभी ऐसे जलाए जाते थे? राम के उत्सव जिस तरह से आज मनाया जा रहा है, कभी पहले कभी ऐसा मनाया गया है? तो यही इनकी करनी और करनी में अंतर है। रामलला जब टेंट में रह रहे थे, इन्होंने एक बार भी आवाज उठाई, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी, कि इनको टेंट से निकाल के इनका भव्य मंदिर बनाया जाए? तो हम कहते थे कि मंदिर बनाएंगे, तो कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हमने मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दी। तो ये वही लोग हैं। नहीं, मंदिर किसने बना दिया? मंदिर तो कोर्ट के आदेश के बाद बना ना। इस पर आपको लगता है कि क्रेडिट लेना चाहिए या लेना सही होगा? देखिए नेहा जी, मंदिर का कोर्ट की बिल्कुल कोर्ट के फैसले से बना, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर कोर्ट में फैसला लाने के लिए भी तो कोई अगुवा होना चाहिए। ये इनके तो वकील उस पर रोक लगवाते थे। कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने जाके कहा था पिछले उसमें कि राम मंदिर को टाल दिया जाए, अभी तारीख को अभी ना दिया जाए, नहीं तो चुनाव में फर्क पड़ जाएगा।
तो ये तो वही लोग हैं जो राम मंदिर की तारीखों को आगे बढ़वाते थे, और आज जब बन गया तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ठीक है। आया है। देखिए ये तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश अतुल जी की जा रही है ना कि राम विरोधी है वो पूरा गठबंधन। आप लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, तो आपके जो सहयोगी है उनके नेता राम को काल्पनिक कहते थे। तो ये तो चीजें है ना जो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये राम विरोधी है, सनातन विरोधी है। देखिए ना, हम अपनी बात रखेंगे ना, हमारे द्वारा कभी विरोध किया गया। हम सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के द्वारा हमेशा सभी धर्मों का आदर सम्मान किया जाता है। हमारे द्वारा, हमारी पार्टी के द्वारा समस्त धर्मों का आदर सम्मान किया जाता है। और रही बात, अभी भी आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज, मैं उस दिन कन्नौज में ही मौजूद था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज में गौरी शंकर मंदिर है। भाजपाइयों जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूजा करके चले गए तो उन्होंने मंदिर को धुलवाया। पिछड़े जातियों के प्रति इनकी कितनी आस्था है भाजपा वालों की, भाजपाई गए वहां मंदिर को धुलवाया। तो पिछड़े के प्रति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीएम आवास छोड़ा तो इनके द्वारा वहां पे धुलवाया गया सीएम आवास को। ये क्या है, ये क्या बताता है कि पिछड़ों के प्रति बताए कि कैसी ये आस्था है? ठीक है। पूर्वांचल में भूपेंद्र जी, ये राम का कितना इफेक्ट होगा और क्या लगता है कि राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, जनता जनार्दन यही सोच रही है और इसी वजह से हमें वोट देगी, ये कहना, या फिर ये मंदिर का जिक्र किया जा रहा है जो अतुल जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जाते हैं और उस मंदिर को धुलवाया जाता है। इन तमाम चीजों का क्या लगता है कि पूर्वांचल में खास तौर पे कुछ इफेक्ट, कुछ प्रभाव देखने के लिए मिलेगा? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैं खुद अपनी बात कहूं तो हमारी अस्मिता, हमारे प्रतीक के चिन्ह है वो हमारे तो ये हिंदुओं के एक हृदय से जुड़ी हुई बात है, उनकी अस्मिता का चिन्ह है। अब इस चीज को किस तरह से राजनीति में लिया जाता है, देखिए 1984 में राजीव गांधी जी ने इसके राम मंदिर जो वहां का जो टेंट में दर्शन और पूजा का विधान उन्होंने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद वो भूल गए। लेकिन बीजेपी ने जब 1980 स्थापना हुई और 80 की स्थापना में उन्होंने 3 ही चीजें रखी, समान आचार संहिता, राम मंदिर और 370। तो जो एक चिन्ह है, तो हिंदुओं का जो एक सनातनी चीज है वो धारणा से जुड़े हुए हैं, अपने सनातन से जुड़े हुए। राम हमारे प्रतीक का चिन्ह है और इस चीज का हमेशा इलेक्शन और सनातन में कहा जाता है धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो राजनीति और धर्म का एक समावेशी कारक है। लेकिन कांग्रेस के साथ ये रहा कि कांग्रेस ने उस चीज को उस समय पर समझ नहीं पाए कि इसका इतना बड़ा राजनीति एजेंडा बनेगा, इसका एक नैरेटिव बनेगा, लेकिन इसके नैरेटिव के कारण उस चीज का वो से नहीं ले पाए और इस चीज को वो राजनीतिकरण नहीं कर पाए। लेकिन सनई बीजेपी इस चीज को अपने साथ लेती रही। फिर उसमें अडवाणी जी ने राम जन्मभूमि के आंदोलन चलाए और उस आंदोलन के तहत जहां पे 2 सीटें थी और 89 में 89 सीटें आई और फिर लगातार वो सत्ता के रूप में भागीदारी हुई और उनकी 2000 उनकी खुद बहुमत की सरकार आई। तो इस चीज को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता है, क्योंकि यहाँ के जो भारतीय हिंदू सनातनी अगर विदेशों में भी वैश्विक रूप से रह रहे हैं, तो देखिए आप आज अगर अयोध्या को एक इकोनॉमी राजधानी के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में उसको उस टेंट को जोड़ दिया, लाखों लोगों को उसका रोजगार मिल रहे हैं और विश्व के लोग आ रहे हैं उसका पर्यटन देखने के लिए। तो ये तो एक अस्मिता को और उस चीज की कनेक्टिविटी होती है और कनेक्टिविटी को जोड़ा गया है। बात यहाँ ये है कि कहीं कहीं जैसे आपने भी अभी कहा कि ये राम काल्पनिक है, इस तरह के इनके तो राजनीति में वही चीज होती है जो अपने मतलब की चीज होती है, वो दूसरा पार्टी अपने निकाल लेती है और उस पार्टी को अपने मतलब की चीज को हाईलाइट करती है। तो ये जो अब ये कहते हैं कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो वो चीज अब जनता के बीच में इस चीज को करना है। लेकिन अब मंदिर बन चुका है, कि स्थापना हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है 22 जनवरी 2024 को। तो अब उसके बाद आगे का जो परिवेश बनेगा, तो अब ये राम की राजनीति तो अब खत्म हो, मेरे लगता है कि क्योंकि राम एक आस्था के हैं, एक श्रद्धा के हैं, लेकिन अब वो क्योंकि वो पूरा आकार ले चुका है, तो अब उन्होंने ये कहा कि ये सरकार में आएंगे तो इस तरह से ये भावनात्मक पहलू है, ये श्रद्धा का पहलू है। इसमें निश्चित रूप से वोटर डाइल्यूट होता है, वो वोटर अपनी धारणा बनाता है कि हम किसके साथ जाएं, हमारा समाज, हमारा परिवार किस तरह से सुरक्षित होगा। तो इस तरह से ये इस लास्ट टाइम पे जब वोटिंग की करीब होती है, तो इस तरह से ये ध्रुवीकरण होता है और ध्रुवीकरण के फायदे
मिलते हैं राजनीति पार्टियों को और राजनीति जो करते हैं वो उसका मर्म समझते हैं कि हिंदू जो जातिगत में वोट में बटा हुआ उसको कलेक्टिव वोट कैसे बनाया जाए। जैसे मुस्लिम वोट में कलेक्टिव वोट है, वो एक जगह जाता है कि ठीक है, ये बताइए पूर्वांचल के बेसिक मुद्दे कौन से हैं जिस पर इस बार जनता जो है वो चुनाव करने वाली है या मतदान करने वाली है? देखिए, पूर्वांचल में एक जातिगत व्यवस्था राजनीति में है, विकास का मुद्दा है सबसे बड़ी चीज, क्योंकि वहां से पलायन लोग कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे हैं क्योंकि वो गन्ना का जो उनको पैसा मिलना उस तरह से, तो ये समस्या बीजेपी ने काफी सॉल्व की है। दूसरी बात जो वहां पे सॉल्यूशन दिया है, उसके बाद जो योगी जी का आदित्य योगी जी 2017 के बाद सरकार आई और 17 सरकार के बाद फिर 2022 में सरकार आई और उनका जो प्रशासन और सुरक्षा की भावना उन्होंने दी है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उस फैक्टर के कारण उस फैक्टर से उनकी जनसभाएं हो रही है और वो भी वोट जाएगा। लेकिन साथ में जी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी फाइट ये है कि बीजेपी सिर्फ एक व्यक्ति और विकास में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही, लेकिन जब चुनाव एक तरफा हो जाता है तो फिर बात यही आ जाती है कि मोदी की गारंटी, फिर वही, तो उसी को वो चैलेंज करते हैं अखिलेश जी कि हम उसको 79 एक सीट छोड़ के हम इस तरह से जीते, क्योंकि टेम्परामेंट अगर अपना वो लूज करेंगे तो राजनीति फिर कहां से स्थिर हो पाएंगे। तो टेम्परामेंट प्रामाणिकता तो इसी चीज में है कि हमने कार्यकर्ताओं को अपने हिसाब से उसकी तरह से सेट करना और उस तरह से एक नरेटिव तैयार करना, हमारा कार्यकर्ता लास्ट तक उसमें खड़ा रहे और मतदाता के बूथ तक मतदाता को लेके जाए। तो ये तो विकास, रोजगार और वहां पलायन जो स्थिति है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन जब इस तरह से धार्मिकता की भावनाओं से जब चुनाव होता है तो ये सब पहलू रह जाते हैं और फिर वो ध्रुवीकरण को पलायन करते हुए ठीक है, लेकिन वो मुद्दे जो है अतुल जी वो तो कहीं ना कहीं रैली से गायब दिख रहे हैं। नहीं, जो पूर्वांचल में अग्रिम जो सेना में रेगुलर भर्ती होती थी वो जो है क्या वहाँ एक मुद्दा है या नहीं है? बेरोजगारी एक मुद्दा है या नहीं है? ये भी एक नहीं, आप बता दीजिए, आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है जी। नहीं, मैंने कहा ना विकास और रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, इस चीज को नहीं निकाल रहा हूँ। और अग्निवीर की जो योजना है उनका नहीं, आपको विपक्षी पार्टियां वहाँ पे समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के अन्य दल जो कांग्रेस लड़ रही है ये दिखाई नहीं पड़ती है, जो जनता पे बढ़ रही है आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन बिल्कुल आप कलेक्टिव वोट है, लेकिन जो बात है जो वहाँ का जो जिस तरह से नैरेटिव सेट किया गया है, जो योगी जी का अपना प्रशासन है उसको आप नहीं नकार सकते, आप माने या ना माने, जिसके बारे में कभी कार्रवाई नहीं हो, समाजवादी पार्टी जिसके बारे में उत्तर प्रदेश में कभी कार्रवाई नहीं हो सकती थी, आज वो जेलों के अंदर है, उनके काउंटर हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा परिणाम है। और जनता उस चीज को, आप चाहे हम लोग तो पब्लिक, आप भी पब्लिक के बीच में रहते हैं, हम लोग जनता की ओपिनियन लेते हैं और जनता ये कहती है कि आज लड़के महिलाएं सुरक्षित है, आज हमारे साथ कार्रवाई हो रही है, ये बहुत बड़ा इशू है। आप उसको भले आप एक राजनीति, मैं तो एक निष्पक्ष तरह से बात करूंगा कि एक सुरक्षा जो दी गई है और उत्तर प्रदेश में, उस चीज को आप नहीं नकार सकते। देखिए, समाजवादी पार्टी द्वारा हमेशा शासन और प्रशासन की हमेशा अच्छी कोशिश करी गई है और हमेशा समाजवादी पार्टी जो है वो आज भी चुनावों को तारीख को देगा। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और इस बार मैं चैलेंज करके आपके चैनल के माध्यम नहीं आधार बताइए ना। देखिए, अगर आप ये कहें कि मोदी ने काम अच्छा नहीं किया तो ये एक अलग चीज है, लेकिन मैं आपके पहले दिन से आज और लास्ट टर्न तक भी आपके चैनल पे बैठा रहूंगा। ये बता दीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने किसी विकास के कार्य के नाम पर एक दिन भी वोट मांगा गया होगा तो बता दीजिए। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, देखिए ये वो चीजें तो हैं और ये तो विपक्षी पार्टियां उठा रही है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि रैलियां तो हो रही है, लेकिन वहाँ राम का जिक्र हो रहा है, वहाँ संपत्ति का जिक्र हो रहा है, वहाँ मंगलसूत्र का जिक्र हो रहा है, वहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है, वहाँ पर सनातन हिंदुत्व हो रहा है, लेकिन वो मुद्दे जो आप लोगों ने काम किया वो कहाँ है? वो रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? वो जनता के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा? देखिए नेहा जी, कहते हैं कि एक जो सो रहा है उसे तो आप जगा सकते हैं, मगर जो जागकर सोने का जो नाटक कर रहा है उसे आप कितना भी कोशिश करो नहीं जगा पाओगे। तो ये स्थिति है इन विपक्षी पार्टियों की। हमारी तो हर सभा में हम अपने काम बता रहे हैं कि हमने क्या कराए और धरातल पे आम जनता को दिखाई दे रहे। जनता से जब आप पूछो, आपकी ही मीडिया वाले जा रहे हैं कैमरे लेके और जब पूछते हैं
तो बता तो रेडियो में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? मुख्यमंत्री क्यों अपनी बातों को नहीं रख पा रहे? यानी कि आपने ज्यादा बीच में किया गया, मैं बीच में टोकना चाहता बोला हूं। नहीं आपके में। अरे आप बोल रहे थे, मैं आपके बीच में बोला नहीं। मैं ही टोकना चाहता हूँ, मैं सबको सुनता हूँ। और वो जवाब दीजिए इस चीज का। सुने, आप डिबेट कर रहे हैं कि आप जो है ना यहाँ डिबेट बिगाड़ने के लिए बैठे? नहीं ठीक है ना, एक एक करके बात रखिए ना, इस तरह से नहीं, ठीक है। तो नेहा जी, मैं वही कह रहा हूँ, तो हम तो हर चीज में अपने काम बता रहे हैं और जनता भी कह रही है। आज मीडिया जहाँ भी जाके अपना कैमरा लगाती है आम पब्लिक के बीच में, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, लोग ये कहते हैं कि मोदी शासन काल में हमें बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिला है। हमें महिलाएं कहती, हमें घर में आज धुएं से मुक्ति मिली, हमें गैस चूल्हा मिला है। गरीब कहता है कि हमें छत मिली है मोदी के राज्य में। किसान कहता है कि हमें सम्मान निधि मिली है। और लोग कहते हैं हमें आज नल से जल मिल रहा है। आज सारे लोग कहते हैं कि रोडें हमें इतनी अच्छी मिली है, जो हम 10-10 घंटे में सफर करते थे आज 1.5 घंटे में वो सफर तय कर रहे हैं। इसी तरह से जो आज स्टूडेंट कहते हैं कि हमें जिला स्तर पे इंजीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब कुछ दे दिया आपने सर, सब कुछ दे दिया हम कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये मुद्दे क्यों नहीं आप रैली में बोल रहे हैं? ये मुद्दे रैलियों से क्यों गायब है? आप कह रहे हैं कि हमने तो चहुमुखी विकास किया, लेकिन वो विकास धरातल पर क्या दिख रहा है? और क्या अगर आप रैलियों में बोलेंगे तो जनता उसका विरोध नहीं करेगी? अगर हुआ है तो समर्थन करेगी, नहीं हुआ तो विरोध भी तो करेगी। क्यों नहीं बोले जा रहे ये मुद्दे? नेहा जी, देखा होगा आपने, हमारे सारे नेता मंच पे कहते हैं और मोदी जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि अभी तक मोदी जी ने बार बार कहा है कि अभी तक जो विकास किए हैं ये तो एक टेलर है, विकास तो अभी अगले कार्यकाल में होंगे, वो देखना आप। तो और साथ साथ कहते हैं कि मोदी की गारंटी है ये काम की। तो ये सब कुछ तो कह रहे हैं, और कैसे कहा जाएगा? हम तो ढोल बजा बजा के कह रहे कि हमने कितने कार्य किए हैं, वो धरातल में देख रहे। और जनता भी कह रही, ये नहीं कि हम ही कह रहे, जनता भी कह रही है। लेकिन भूपेंद्र कुमार जी, पूछोगे कि वो उस तरह से उन मुद्दों को रखा जा रहा है या उन इश्यूज को रखा जा रहा है जो कि सॉल्व किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर फोकस ज्यादा इस बार दिख रहा है हिंदू मुस्लिम पर? नहीं, हिंदू मुस्लिम हमने कभी नहीं किया नेहा जी। हमारा ये मुद्दा हमारा कभी भूपेंद्र नहीं जी, रहा मैं आती हूँ। देखिए जब चुनाव क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं। कैप्टन आई सिंह जी आ रहे हैं कैप्टन आई सिंह जी। भूपेंद्र, देखिए जब चुनाव जब शुरू हुए थे प्रथम चरण से, तो देखिए सारी पार्टियों में और निश्चित रूप से विकास का एक मुद्दा था। देखिए उनके जो मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी का जो धारा प्रवाह बोलने का तरीका है, अपनी योजनाएं बताने का तरीका है, इकोनॉमी में हो चाहे किसी, और वो हर सेक्टर में बात करते हैं। देखिए आप बच्चों के लिए बात करते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए किस तरह जैसे सुधरे, ये इस तरह से बात करते हैं, श्रमिकों के साथ बात करते हैं, राम मंदिर के जो लोगों ने मंदिर बनाए उनके साथ उनका तरीका है। तो हर तबके पे गए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है वो खुद नीचे तक गए हैं, नीचे तक व्यक्ति के गए हैं। आप कोरोना के समय में देखिए, आप उन्होंने 5 किलो अनाज दिया, तो 5 किलो अनाज के लिए उन्होंने जनधन के जो खाते बनाए, उनके लिए सरकारी योजना, डायरेक्ट बेनिफिट की योजनाएं दी, बीच के बिचौलियों को काटा, मकान प्रधानमंत्री मकान के बनाए तो डायरेक्ट बेनिफिट दिया, उनके खातों में पैसा गया, जिससे जनता की उनकी लिंकिंग बनी, एक उनकी एक मजबूत पकड़ बनी। और राजनीति में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज था। आज ये चुनाव इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो जिस तरह से आपने पूछा है, तो शुरुआत तो विकास ही से हुई थी, लेकिन जब ध्रुवीकरण होने लगता है, जब पार्टियों की फीडबैक आने लगते हैं कि ये कैंडिडेट इस तरह से आगे पिछड़ सकता है, जाति से डिवीजन हो रहा है, तो फिर कलेक्टेड वोट करने के लिए ये किया जाता है कि धर्म को लाया जाता है और धर्म की राजनीति होती है और उसका फायदा भी होता है। आज अगर आप सन 84 और 89 और 92 और इसके चुनाव देख लें, आप लगातार 96 से लगातार चुनाव देखें, 14-8 का देखें, तो ये ध्रुवीकरण पोलराइजेशन हुआ है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सपा जो है वो चुनाव मजबूती से लड़ रही है इस बार, और वो उसने कैंडिडेटों में भी प्रयास किया है। और निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि सपा का ग्राफ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन अब ये बात है कि अगर सरकार के साथ उन योजनाओं के हम जो जिम्मेदारी, जो योजनाओं को लागू करने या जनता के बीच में हम कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन करेंगे फिर कैसे? ये तो बड़ा ड्रॉबैक आ जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार चाहिए, और इस तरह से क्योंकि लगातार सतत विकास हो जाए, तो ये जनता के बीच में ये भी हर चीज का क्लियरिफिकेशन और तुरंत आता है उनका क्लियरिफिकेशन। तो ये एक बहुत बड़ी धारणा है, क्योंकि सरकार उस तरह की रहेगी, सांसद वहां से जाएंगे। तो ये तो देखिए, लेकिन ये तो
क्लियर है कि सरकार अब जिस जो चरणों के चुनाव बचे हैं, इन चरणों में लास्ट में अपनी जिम्मेदारी पूरी तय करना है और दोनों लोग अपनी तरह से घेर रहे हैं और लार्ज स्केल पे उसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि वहां पे सपा अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ही दिल्ली का जाने का रास्ता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जिस तरह से अब जो चुनाव में, और ये भी लगता है कि इस समय सपा का ग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि सपा उस समय इंडिया गठबंधन की लीडिंग पार्टी है और उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से लग रहा है तो कुछ ग्राफ बढ़ सकता है। लेकिन बीजेपी भी अपना पूरा फोकस कर रही है, जातिगत समीकरण हो, विकास का मुद्दा हो और जितनी अपनी योजनाएं हैं और श्री राम लला है, तो ये सब चीजें आ रहे हैं फैक्टर। लेकिन इस चीज को समझना पड़ेगा कि भारत में रामलला की एक अपने एक प्रतीकात्मक है हिंदुओं के, सनातन के, उस चीज को इन लोगों को अपने हिसाब से लाना पड़ेगा। आज अगर कांग्रेस है तो उस चीज को अपने हिसाब से सेटल कर रही है कि हम हिंदू का अपमान नहीं करें, हम हिंदू सनातनी को कुछ नहीं करें। तो ये चेंजिंग आई है, और चेंजिंग इसी लिए आती है कि जब राजनीति में पावर आता है, राजनीति में सत्ता आती है, तो उस चीज की सत्ता की जब बिखरता है और जब उनका मतदान कम होता है तो उसको लगता है कि हाँ, ये वोट सर का है हमारा। अगर आप पुराने चुनाव में देखें तो पूरा कांग्रेस का ही वोट था ये सब कुछ, चाहे अगर जाते हैं, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे सवर्णों का, जाति का हो। लेकिन ये धीरे 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 अपने अपने करप्शन के चार्जेस हो और हिंदू धर्म का अपमान हो, इस चीजों से नीचे इन लोगों ने ग्राफ रूप पे काम किया। लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अतुल जी बताइए कि क्या नहीं लगता कि इस तरह की बातें अभी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, इससे कहीं ना कहीं बहुसंख्यक जो है वो आपसे नाराज हो सकते हैं या नाराज होते दिखाई दे रहे हैं, या नेहा दुबे जी एक चीज नोटिस कीजिए, समाजवादी पार्टी के द्वारा है सभी को बहुत अच्छे तरीके से टिकट दी गई। अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे यहाँ ब्राह्मणों को, राजपूतों को, नहीं, इस बार मुस्लिमों को कम दिया गया, मुस्लिमों को इतना तरजीह नहीं दी गई, क्यों? बहुत सामंजस्य के साथ हमें टिकट दिया है। मुस्लिमों को इतनी तरजीह क्यों नहीं दी गई? मुस्लिमों को, आप तो पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों को इतनी तरजीह क्यों नहीं दी गई? कितने मुसलमानों को टिकट दिया आपने? सुन तो लीजिए। नहीं, आप बताइए ना। नहीं, सुन तो लीजिए। हम पहले मेरे सुन लीजिए पूरी बात को। इस बार जो है हमारे द्वारा अपनी जो है कार्यशैली को बदला गया, और इसमें ठीक है, मुझे बताइए कितने मुसलमानों को टिकट दिया आपने? लगाते थे कि यह पार्टी केवल यादवों और मुसलमानों को टिकट देती है। आज हमने अगर परिवर्तन किया, इसमें भी आपको आपत्ति है? आपत्ति हमें नहीं है, इसमें भी आपको आपत्ति है? तो आप देखते जाइएगा हमारा ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसी के तहत हम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटों पे हम जीतने जा रहे हैं। और रही बात समाज के हर वर्ग को हमने साथ में लेके चला है। महिलाओं को हमने 11 टिकट दिया है, 62 में से 11 टिकट हमने महिलाओं को दे रखे हैं। तो आप देखते जाइएगा, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं लगने दिया कि हमारी कार्यशैली क्या रहेगी, और नाम लगने देंगे ना चुनाव तक भी। तो ये है, इस बार हम जीतने जा रहे हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश में, जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को परिवर्तन हटाने के लिए, परिवर्तन के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मतदान कर रही है। और लगातार प्रथम चरण से लेकर लास्ट में 7वें चरण में देखना जनता का गुस्सा इतने आसमान पर होगा। और रही बात चुनाव जो इतनी गर्मी में कराए जा रहे हैं, ये भी एक गुस्सा लेकर जनता जो निकालेगी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मतदान करेगी। रही बात समाजवादी पार्टी द्वारा हमेशा विकास की बात करी गई, हमारे द्वारा लैपटॉप दिए गए, हमारे द्वारा बालिकाओं को साइकिल दी गई। नहीं, मुझे बताइए कि मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों किया आपने? जी, आपने मुसलमानों के साथ ये भेदभाव क्यों किया? कितने मुसलमानों को टिकट दिया? हमारे द्वारा दूसरी इकरा हसन जी को टिकट दिया गया, हमारे द्वारा संबल में टिकट दिया गया, हमारे द्वारा हमारे जो गठबंधन के हैं इमरान मसूद जी वो सहारनपुर से लड़ रहे हैं, अमरोहा से दानिश अली जी लड़ रहे हैं, आप जान। तो हमारे द्वारा सब टिकट दिए गए, तरीके दिए गए हैं। हम आपके कहने पे नहीं देंगे, हम अपने हिसाब से अपनी पार्टी नहीं, हमारे कहने पे तो हम तो कह ही नहीं रहे कि आप किसको टिकट दो। मैं तो सवाल पूछूं, सवाल का जवाब दीजिए ना। मामला है कि हम कहाँ से किसको टिकट दें, हमारा ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। नहीं, तो फिर ये कहना छोड़ दीजिए ना, ये कहना छोड़ दीजिए कि हम सबकी बात करते हैं, हम मुस्लिमों की भी बात करते हैं, हम हिंदुओं की भी बात करते हैं। अगर इस तरह से तो भेदभाव हुआ ना, ये तो रेशो आप जो पहला किया। हमने कहा कि समाजवादी पार्टी समतामूलक समाज की बात करती है, समाजवादी पार्टी हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के आदर करती है, सभी को साथ में लेकर चलती है। तो फिर पीडीए का फॉर्मूला क्या है बताइए? पीडीए का मतलब आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। पीछे मतलब पिछड़ा,
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मैं बता देती हूँ, आप इतना अटक रहे हैं, मैं बता देती हूँ पीडीए क्या है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जिसका जिक्र बार बार अखिलेश यादव करते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए फिर। हाँ, ए वाले में जो है आधी आबादी यानी महिलाएं, हाँ, उसमें अगड़े भी है, अल्पसंख्यक भी है, ए में सब है। तो हमने कहा किसी का भेदभाव किया। और बहुसंख्यक का है, बहुसंख्यक भी, सवर्ण का है, सवर्णों का कोई मतलब नहीं है, फिर सबकी बात क्या करते हैं आप? नेहा दुबे जी आप बता दीजिए, ए में क्या है जो अगड़े हैं, अगड़ों में सभी जातियां आती हैं, उसमें मतलब सवर्णों की बात करने वाली अखिलेश यादव की पार्टी नहीं है, सवर्णों की बात करने वाले अखिलेश यादव नहीं है, यही कहे ना, हम पीडीए की बात कर रहे हैं आप। ये सब गलत चीजें हैं। ए में अगड़े भी है, ए में अल्पसंख्यक भी है, ए में आधी आबादी भी है, ए में सब कुछ है। सवर्ण कहाँ है मुझे बताइए? ए में सवर्ण तो नहीं है, ए में सवर्ण कहाँ है? कहाँ है सवर्ण, ये बताइए मुझे। आप राजपूतों की बात नहीं कर रहे, आप ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे, आप बनियों की बात नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे ना उनकी बात। एक चीज बता दीजिए नेहा दुबे जी, इस समय आप क्या हमारी पार्टी, हमारी लिस्ट चेक कर दीजिए, सबसे ज्यादा तो कई कम से कम 10 8 से 10 जो है ब्राह्मणों को टिकट है। कहाँ आप बात करते हैं आप लोग? नहीं, समानता यादवों को छोड़, अभी आप कह रहे नहीं, अभी आप कह रहे हैं हम तो पीडीए पे चल रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हम ब्राह्मणों को भी टिकट दे रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे आपको बोलना क्या है। मैं ठीक है, मैं अरे भाई मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, अधिकारी प्रवक्ता हूँ। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं है वो। ए में आधी आबादी भी है, ए में अल्पसंख्यक भी है, सभी है। आप क्लियर कर लीजिए हमारी, उसमें सभी को रखा गया था, बाद में नारा को बदला गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो अमेंडमेंट कर लिया होगा। हाँ, आधी आबादी किया था हमने, अमेंडमेंट बाद में कर लिया, पहले अल्पसंख्यक, फिर अपने हमने तो अभी तक अल्पसंख्यक ही सुना है। अतुल जी बता रहे आधी आबादी भी है और पिछड़ी आबादी भी है, हमने तो यही सुना है कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अभी इन्होंने आधी आबादी भी जोड़ दिया और पता नहीं ना जाने क्या क्या जोड़ा। पता कर लीजिए, सभी से पता कर लीजिए। नहीं, हम किससे पता करेंगे सर? आप ऑफिशियली प्रवक्ता हैं, आप जो बताएंगे आपकी बात पर विश्वास करना होगा ना। मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ, हाँ, आप देख लीजिएगा भाई। उसमें ए में आधी आबादी भी है, अगड़े भी है, अल्पसंख्यक भी है, सभी है ए में। ठीक तो है, सभी साथ में लेके चल रहे हैं हम, इसलिए हमारा ठीक है। देखिए कैप्टन आई सिंह जी, ये तो सभी को लेके चल रहे हैं, लेकिन आपके नारे में से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो है, विश्वास वाला वर्ड जो है उठ गया, हट गया। आप सबका साथ, सबका विकास ही कहते हैं, और विश्वास वाला कहाँ चले गया समझ नहीं आया। जो विश्वास जो है वो खो दिया है सरकार ने, या वाकई लगता है कि विश्वास अब यूज करना मतलब नहीं है इसका? देखिए नेहा जी, हमने कभी न तो कोई पीडीए बनाया है, न कोई एम बाई जो इनका एक और था, न तो वो बनाया है कि एम बाई फैक्टर है, न हमने वो बनाया। हमने तो सीधा नारा दिया है कि जितनी भी देश की जनता है वो सब हमारी है। इसलिए हमने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और विकास उस तक पहुंचना चाहिए जो अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, विकास वहां तक जाना। कहाँ पहुंच रहा है सर? हमारा तो ये पहुंच पा रहे हैं नेहा जी, हमारा ये नारा है और यही हम कर रहे हैं। नारे की बात नहीं करिए, हकीकत की बात करिए, धरातल की बात करिए। क्या वो अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा? जी नेहा जी, आपने देखा होगा जब हमने गरीबों को मकान दिए हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कि गरीबों को ही मिले हैं, वो गरीब ही देखा के मकान। सर, गरीबों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही, अब मकान की बात कर रहे हैं। अब और सुने नेहा जी, और उसमें सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन हुए हैं? मुस्लिम समाज के लोग, जिनके लिए ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, सबसे ज्यादा लाभ उनको मिला है। कितने मुस्लिमों को टिकट दिया उत्तर प्रदेश में बताइए, पूरे देश में बता दीजिए। चलिए छोड़िए, पूरे देश में कितने मुसलमानों को टिकट आपने दिए? नहीं, टिकट हम टिकट के लिए हम कभी नहीं कहते, टिकट हमारे संगठन देता है। ये पार्टी का कोई मतलब नहीं, हमारे संगठन डिसाइड करता है किसको देना है। मैं उसकी चर्चा आपसे नहीं कर सकता हूँ, वो संगठन का काम है। सबका साथ, सबका विकास सबका कैसे होगा जब ऐसे लोग प्रतिनिधित्व ही नहीं करेंगे उस जनता का जिसमें उनके कास्ट की जो लोग हैं वो शामिल है? तो सबका साथ, सबका विकास की बात क्यों करते हैं आप लोग सर? देखिए नेहा जी, विकास और टिकट ये दोनों चीजें अलग नहीं, दोनों चीजें अलग नहीं है, दोनों एक साथ नहीं। अब मैं आपको और एक बात बताऊं आपको कि इनकी पार्टी एम बाई फैक्टर पे चला करती थी। एम बाई का मतलब
छोड़ दीजिए उनकी यादव पार्टी किस मुस्लिम। पे चलती थी, अब उन्होंने बहुत कुछ चेंज कर लिया है, अब तो बहुत कुछ नहीं, चेंज अब- किया है। वो MY समीकरण को तोड़ने की कोशिश की है, एक नए तेवर और एक नए कलेवर के साथ अखिलेश यादव जमीन पर उतरे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब हालांकि कितना फायदा हाँ। उन्हें मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।